जय हिंद फ्रेंड्स। हम पढ़ रहे थे छठी की बुक जो कि हमारे राजस्थान के नाम से जानी जाती है। तो आज क्या पढ़ने वाले हैं? बेसिकली आज पढ़ने वाले हैं राजस्थान की कुछ सभ्यताएं। बेसिकली आज अपन कुछ 5 सभ्यताओं को अच्छे से क्लियर करने वाले हैं। बहुत ही थोड़ी थोड़ी सी जानकारी बहुत ही आसानी से समझ आ जाएगी क्योंकि कक्षा छठी की बुक है, छोटे बच्चों की बुक है, तो बहुत हल्की हल्की सी जानकारी गिवन है। तो किन किन सभ्यताओं के बारे में पढ़ने वाले हैं आज अपन कुछ 5 सभ्यताओं के बारे में पढ़ने वाले। कलिबंगा के बारे में, आहड़ के बारे में, बालातर के बारे में, गणेश्वर के बारे में, देन बेरा के बारे में। इन 5 सभ्यताओं के बारे में पढ़ने वाले। इन 5 सभ्यताओं पर आने से पहले इससे पहले जो सेशन लिया था ना उसके 2 चैप्टर अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं। क्योंकि अपन 2 चैप्टर साथ पढ़ते हैं। आज बेसिकली अपन 1 चैप्टर पढ़ने वाले, लेकिन इससे पहले अपन 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं। बहुत ज्यादा इजी थे, इस वजह से हमने 2 चैप्टर को आपस में मर्ज करके लिया था। कौन से 2 चैप्टर पढ़े थे अपन? हम देख रहे थे आजीविका के जो प्राथमिक सेक्टर है ना, प्राथमिक क्षेत्र है ना, उनके बारे में पढ़ा था। इसके बाद कुछ आधारभूत सेवाओं के नाम से नेक्स्ट चैप्टर था, इसके बारे में जानकारी थी। देखो इसमें था क्या था, तो कुछ भी नहीं, सिर्फ मुश्किल से 10 से 20 फैक्ट होंगे दोनों चैप्टर को मिला करके। आजीविका के प्राथमिक क्षेत्र कौन कौन से? खेती हो जाता है, पशुपालन वगैरह, खनिज वगैरह, इनके बारे में बेसिक जानकारी। बाकी आधारभूत सेवाएं क्या हो सकती है? शिक्षा है, स्वास्थ्य है, डाक सेवा वगैरह है, बैंक वगैरह। बैंक में सिर्फ और सिर्फ रिजर्व बैंक का नाम था तो ये हमने पढ़ा नहीं था, ठीक है। और परिवहन वगैरह वगैरह सिर्फ एक बातें हैं इसमें, जैसे सड़क परिवहन को ले लो, वायु को ले लो और रेल परिवहन को ले लो। मुश्किल से 1 से 2 फैक्ट ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा नेसेसरी जानने के लिए वो गिवन है, बाकी कोई खास इन्फॉर्मेशन है नहीं। तो फटाफट से 2-5 मिनट इन दोनों चैप्टर को रिवाइज कर लेते हैं, देन अपन आज के सेशन पर आते हैं। आज के सेशन भी बहुत ज्यादा लेंदी नहीं, बहुत ज्यादा इजी गोइंग है, आसानी से समझ आ जाएगा। बेसिकली इन सभ्यताओं में क्या बताया? इन सभ्यताओं में सिर्फ इतना गिवन है कि यहाँ से कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं और इसके अलावा कुछ अदर जानकारी, ये सभ्यताएं कहाँ हैं, इनका उपनाम वगैरह क्या है और कुछ बेसिक जानकारी। इस तरीके से इनको 2 पार्ट्स में आसानी से पढ़ सकते हैं। और इन 5 सभ्यताओं को पढ़ने के बाद हल्के हल्के से कुछ 4-5 फैक्ट बच जाते हैं जो तितर बितर इधर उधर बिखरे होते हैं, जिनको हमने मर्ज करके एक साथ लास्ट में कुछ अदर जानकारी करके अपन लिख लेंगे। तो इस तरीके से एक माइंड में आपको बन गया होगा कि अपन किस तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो आज के सेशन तक आने से पहले फटाफट से इन दोनों चैप्टर को रिवाइज कर लेते हैं, जो कि मैं आपके सामने पहले बता चुकी हूँ। कौन कौन से? आधारभूत सेवाएं और कुछ प्राथमिक क्षेत्र और आधारभूत सेवाएं। क्या देखा था प्राथमिक क्षेत्र में? खेती के बारे में देखा था। और पशुपालन है, खनिज। क्या देखा था? कृषि के बारे में। राजस्थान में उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, इन सारी जगहों पे कुछ कोई ना कोई फसल ऐसी है जो प्रमुख रूप से उगाई जाती है। राजस्थान में कृषि के साधन है, कुछ सिंचाई की, कृषि के नहीं, कुछ सिंचाई के साधन है, उनसे कितना परसेंट सिंचाई करी जाती है, ये जानकारी थी। इसके अलावा राजस्थान किसमें प्रथम है, किसमें सेकंड है, ये सारी जानकारी क्या है। अभी ये सारी जानकारी उत्तर में देखो तो गेहूं है, पश्चिम में देखो तो बाजरा है, दक्षिण में देखो तो मक्का वगैरह है। और इंदिरा गांधी नहर से देखो तो 17.5 हो जाती है। इधर नहरों से टोटल अगर नहर से देखें तो कुछ 33 के राउंड हो जाती है। कुएं नलकूपों से देखो, इधर अपने पूर्व में कुएं नलकूपों से देखो तो 66% हो जाती है। लेकिन टोटली जो सिंचाई होती है उसमें से 35% फसलों को सिंचाई मिल पाती, सिंचाई मुहैया हो पाती, बाकी फसलें सूखी रह जाती है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन। देन अग्रणी किसमें और फर्स्ट किसमें और सेकंड किसमें? बाजरा हो जाता है, सरसों हो जाता है, ज्वार हो जाता है। इसमें फर्स्ट नंबर पाता है राजस्थान, सर्वाधिक उत्पादन होते हैं। बाकी जो चना में सेकंड है, यूपी प्रथम। ये थी बेसिक जानकारी खेती के बाद। पशुपालन में 2000 मतलब कि जो 21 जनगणना हुई ना, 21 नहीं, क्या कहेंगे उसको, 19वीं पशु जनगणना जो 2020 में हुई है ना, उसके आंकड़े की है। और उसमें बताया गया है कि राजस्थान में पशुओं की संख्या कुछ 11.27 के अराउंड है। 11.27% राजस्थान में पशु वगैरह पाए जाते हैं। कुछ की संख्या बढ़ गई है, कुछ की संख्या घट गई। ऊँट गधे हैं, भेड़ बकरी, इनकी संख्या में थोड़ा सा इनहेंसमेंट हुआ और बाकी इनकी संख्या थोड़ी सी गिरी है। और बाकी अपने गाय भैंस वगैरह है, पोल्ट्री फार्मिंग यानी कि कुछ अपने पोल्ट्री फार्मिंग यानी कि ये अपने क्या कहते हैं उनको, पोल्ट्री फार्मिंग यानी जो अपने पोल्ट्री फार्मिंग, देखो क्या कहेंगे अपन, पोल्ट्री फार्मिंग मुर्गियां या फिर ऐसा कुछ है ना, और हाँ ऐसा ही कुछ है। तो इनकी संख्या में थोड़ा सा इजाफा हुआ है ना पोल्ट्री फार्मिंग में, और गाय भैंस वगैरह में इनकी संख्या में थोड़ी सी वृद्धि हुई, ये बताया, बस इतना सा बताया। जन अपन आंसर है खनिज पे। देखो खनिज में क्या बताया? खनिज में बस इतना बताया कि राजस्थान में 67% खनिज मौजूद है। रोक फॉस्फोर सबसे ज्यादा पाया जाता है। एकाधिकार राजस्थान में सीसा जस्ता हो जाता है, जिप्सम वगैरह हो जाता है, संगमरमर, सभी सारी सफेद चीजें हैं अपनी। देखो जिप्सम जो है ये और चूना मिलकर के, ये चूना और कोयला, ये मिलकर सीमेंट बनाते हैं ना, तो व्हाइट सीमेंट भी हो सकती है। तो अपने को ध्यान रखना थोड़ा सा ट्रिकी तरीके से। जिप्सम है, जिप्सम है, संगमरमर है, चांदी है और सीसा जस्ता और चांदी एक ही जगह से निकलते हैं। तो इनमें राजस्थान एक अधिकार रखता है। इसके अलावा कुछ और खनिज में जो राजस्थान में पाए जाते हैं। कौन कौन से खनिज है राजस्थान में? देखो एक ट्रिक थी अपनी कि इमारत में चूना टंगा हुआ है, तमे भड़की मत दीजो। ये ट्रिक है, तो इमारत में चूना है, तमे तांबा है और भड़की मत दीजो, बहुत से अभ्रक वगैरह, ये राजस्थान में मौजूद है खनिज,
है ना। तो इस तरीके से हम देखते हैं, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर हो गया। यानी राजस्थान में जो जीवन यापन के आजीविका के जो प्राथमिक सेक्टर थे, प्राथमिक क्षेत्र थे, उनके बारे में जानकारी, खेती के बारे में, पशुपालन के बारे में, खनिज के बारे में। दैट्स इट। अगला अपन देख लेते हैं कुछ आधारभूत सेवाएं, जैसे कि शिक्षा है, स्वास्थ्य है और डाक वगैरह है। बैंक का तो सिर्फ नाम ही है। और परिवहन क्या देते हैं शिक्षा में, इतना बताते हैं कि शिक्षा में जो 2011 की जनगणना उसके आंकड़े के हैं कुछ 61.11% जनसंख्या पढ़ी लिखी है, जिसमें से 80% पुरुष है, 52% महिलाएं, 80 मतलब की 89.12 कह रहा हूँ। शिक्षा में बता देते हैं, ये शिक्षा हो गया। और स्वास्थ्य में कुछ हल्की हल्की से जानकारी बता, दो तो संगठनों के नाम बता देते हैं, बाकी कुछ ऐसी संस्थाएं बताते हैं, ऐसे केंद्र बताते हैं स्वास्थ्य के, चिकित्सा के, जो कहाँ कहाँ स्थापित हो सकते हैं, उनकी क्या क्या शर्तें हैं, कितनी कितनी जनसंख्या होनी चाहिए, ये जानकारी। और थोड़ा सा ये बता देते हैं कि आयुर्विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना कौन कौन से जिलों में होने वाली, ये हल्की हल्की से इन्फॉर्मेशन। तो क्या बताते हैं, देखो अगर 1000 जनसंख्या हुई तो स्वास्थ्य उपकेंद्र, अगर जनसंख्या 30,000 हुई तो प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र, और अगर जनसंख्या 1,00,000 हुई तो सामुदायिक स्वास्थ्य उपकेंद्र। इसके अलावा बीजोज बीजोज एके प्लस उदयपुर, ये वो जिले हैं जहाँ आयुर्विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी। और नेक्स्ट बता देते हैं कुछ संगठनों के नाम, जैसे कि चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, ये किस पे काम करता है, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं और जिनके लिए कार्यक्रम चलाता है, जैसे कि कुछ क्षय वगैरह हो जाता है, मोनिया वगैरह हो जाता है, और कुष्ठ रोग वगैरह हो जाता है, और एड्स वगैरह हो जाता है। एक दो और बीमारियां हैं यहाँ पे, मुश्किल से एक दो मिस हुई। हाँ, ये कुछ ऐसी बीमारी है जिसके लिए कार्यक्रम चलाता है ये विभाग। एक और विभाग है औषधि नियंत्रण संगठन, ये काम करता है दवाइयों पर बैन लगाने का, दवाइयों पर टैक्स यानी क्रय विक्रय कर लगाने का, कौन सी दवा को प्रतिबंध करना है, बैन करना है, प्रतिबंधित करना है, ये सारा काम इस विभाग के द्वारा किया जाता है। देन थोड़ा सा डाक सेवा के बारे में देखो, डाक का काम कौन सा विभाग करता है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार, इसके द्वारा काम किया जाता है। थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन बच्चों को बताने के लिए, डाक 3 तरीके से भेजी जा सकती है, या तो पोस्ट के माध्यम से, या फिर लिफाफे के माध्यम से, अंतर्देशीय माध्यम से। डाक विभाग न सिर्फ डाक भेजता है, बल्कि मनी ऑर्डर है, बचत बैंक है, ये काम भी करता है। जैसे कि सुकन्या समृद्धि योजना, इसके तहत अपन पैसे जमा कराते हैं, बेटियों की शादी के लिए पैसे जमा कराते हैं और निश्चित समय पर निकलवा लेते हैं। और थोड़ा सा परिवहन के बारे में, वही सड़कों के बारे में, रेल के बारे में और हवाई परिवहन के बारे में। सड़कों में क्या बताते हैं, सड़कों में ये बताते हैं कि सड़क परिवहन की स्थापना अक्टूबर 1964 हो जाती है। सबसे ज्यादा सड़कें जोधपुर में पाई जाती है, सबसे कम सड़कें, सबसे ज्यादा लंबी सड़क, सबसे कम लंबी सड़कें धौलपुर पाई जाती है। सबसे लंबी सड़क NH-15 है, सबसे छोटी 71 है। और फिर थोड़ा सा रेलवे के बारे में, 2 जोन है, उत्तर पश्चिम और मध्य पश्चिम करके, उत्तर पूर्व और मध्य पश्चिम करके 2 जोन पाए जाते हैं राजस्थान में, उत्तर पश्चिम इसलिए। और इसमें से जो मध्य पश्चिम है ज्यादा इंपोर्टेंट है। और बताते हैं कि कुछ 5 मंडल है, बिजोज एक एक करके जो जिले हैं इनमें 5 मंडल पाए जाते हैं। उसके बाद रेलवे का जो आदर्श कक्ष है वो उदयपुर में मौजूद है, उदयपुर के क्षेत्रीय केंद्र में मौजूद है, और क्षेत्रीय केंद्र करके कोई पर्टिकुलरली स्पेस है वहां मौजूद है। और ऐसे ही कुछ नाम है लमसम है ना, तो यहाँ मौजूद है। और लास्टली बता देते हैं हल्की सी जानकारी हवाई परिवहन के बारे में। हवाई परिवहन राजस्थान की बिजोज एक ये जिले प्लस इक्का दुक्का जिला और है, इनमें हवाई परिवहन पाया जाता है, यानी कि हवाई सुविधा मौजूद है। और फिर बता देते हैं कि रातानाडा हो गया, और कुछ जिले हैं बीजे बासु फल करके, बीजे बासु फुलरा, ये ट्रिक है। यहाँ पर वायुसेना से जुड़े हुए कुछ हवाई अड्डे मौजूद है, वायुसेना की दृष्टि से इंपोर्टेंट हवाई अड्डे मौजूद है, इनके द्वारा यहाँ परिवहन का काम करा जाता है, बेसिकली वायुसेना से जुड़े हुए हैं, है ना। और फिर बता देते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सामान है, और ये सबसे ज्यादा विशेषतम भी माना जाता है, जयपुर में मौजूद। तो ये थी बेसिक जानकारी हमारी आधारभूत सुविधाओं के बारे में, जो हमारी नीडेबल जरूरतें हैं जीवन यापन करने की, उनके बारे में बेसिक जानकारी। शिक्षा, स्वास्थ्य, डाक, बैंक, परिवहन। बैंक का कुछ नहीं, इतना जीवन है कि एक केंद्रीय बैंक होता है किसी देश का, हमारे देश के केंद्रीय बैंक का नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, सभी बैंकों को नियंत्रण करता है, दैट्स ऑल, है ना। तो इस तरीके से हमने पिछले 2 चैप्टर को रिवाइज करा है। पहला चैप्टर हमने देखा है कुछ प्राथमिक क्षेत्र, जीविका के प्राथमिक क्षेत्र। देन सेकेंड चैप्टर हमने देखा है आधारभूत सेवा, है बिल्कुल बेसिक से इन्फॉर्मेशन थी। अब आ जाते हैं अपन आज के सेशन में, बहुत ज्यादा समझ लिए, मुश्किल से 10 से 5 मिनट लगे, है ना। अब आ जाते हैं अपन आज के सेशन में। आज के सेशन में क्या करने वाले हैं अपन, आज के सेशन में अपन कुछ सभ्यताओं को पढ़ने वाले। कौन सी, मैंने बता ही दिया, कुछ 5 सभ्यताएं पढ़ने वाले अपन। कालीबंगा के बारे में पढ़ेंगे, आहड़ के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद बालाथन है, गणेश्वर है, और लास्ट में बेरठ सभ्यता की, बेरठ ही है ना, सब क्यों लग रहा है कि नाम बेराट सभ्यता के बारे में, है ना। तो इन सभ्यताओं के बारे में देखेंगे, क्या देखेंगे इसमें, इनमें से भी इतनी जानकारी लेंगे कि यहाँ इन 5 सभ्यताओं में खुदाई में कौन कौन से साक्ष्य मिले। साक्ष्य बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट, बार पूछे जाते हैं, ये कहां से मिला, ये कहां से मिला, ये कहां से मिला ना, इस तरीके से। तो बार बार जो रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन साक्ष्यों को अच्छे से देखेंगे कि यहाँ पे कौन कौन से साक्ष्य मिले। इसके अलावा कुछ जो जानकारी बच जाती है वो ले लेंगे कि ये सभ्यताएं कहाँ है, बेसिकली इनके खोज का काम किसने कराया है, किस अदर नाम से इनको जाना जाता है, और भी कोई बच्चे कुछ जानकारी वो अदर फैक्ट करके ले लेंगे। तो इस तरीके से अपन आज का सेशन पढ़ने वाले, ठीक है। तो आज अपन क्या पढ़ने वाले, राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं के बारे में पढ़ने वाले। प्राचीन सभ्यताएं, प्राचीन, 1 मिनट थोड़ा सा अरेंज कर लेती हूँ मैं इसको।
प्राचीन सभ्यताएं, कितनी सभ्यता देखने वाले बेसिकली? कुछ 5 सभ्यताओं को देखने वाले। यहाँ देखने वाले हैं कालीबंगा। तो ये सारी सभ्यताएं फिनिश हो जाएगी, उसके बाद कुछ 4 से 5 पॉइंट, मुश्किल से 4 पॉइंट ऐसे बचेंगे जिनको मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब करना, मतलब जिनको भी देखने की जरूरत, जिनको भी देखने की हमको जरूरत है। कालीबंगा हो जाता है, और कालीबंगा के बाद अगला है आहड़, देन तीसरी आ जाएगी अपने बालाथल, जो उदयपुर में मौजूद है, उदयपुर के वल्लभ नगर बालाथल। देन गणेश्वर, ताम्र संचय संस्कृति के नाम से जानी जाती है गणेश्वर। लास्ट में बेराट, है ना। इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो शुरू करते हैं वन बाय वन। कालीबंगा, आहड़, बालाथल, गणेश्वर, बेराट, इनके बारे में देखने वाले, और इसके बाद कुछ सामान्य सी जानकारी करके अदर फैक्ट देखेंगे। सामान्य जानकारी जो इन सभ्यताओं में गिवन नहीं है ना, कुछ अदर जानकारी, इनके अलावा जो अदर सभ्यता बचेगी वो, और कुछ इक्का दुक्का पॉइंट हो रहे हैं, इसलिए सब ये वाले तितर बितर इधर उधर बिखरे हुए तो हमने थोड़ा सा मर्ज कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से अपन इन सभ्यताओं के बारे में पढ़ेंगे। फटाफट से शुरू करते हैं कालीबंगा से। क्या देखने वाले कालीबंगा में अपन? पहली सभ्यता है अपनी कालीबंगा। क्या पढ़ेंगे अपन? कोई सारी जानकारी। सबसे पहले देखेंगे साक्ष्य कौन कौन से मौजूद है यहाँ पे, और देन थोड़ा सा अपन देख लेंगे, इसके बाद थोड़ा सा अपन देख लेंगे कुछ अदर फैक्ट। तो बेसिकली इसमें ना कितने तरीके के साक्ष्य मौजूद है? इसमें ना 2 तरीके के साक्ष्य मौजूद है। एक तो इसके नगरों के बारे में जानकारी गिवन है, इसके बाद कुछ अदर साक्ष्य, कुछ महिलाओं से जुड़े हैं, कुछ बच्चों से जुड़े हैं, कुछ पुरुषों से जुड़े हुए हैं, कुछ खेतों से, खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं, खेत खलिहानों से जुड़े हैं, इस तरीके के साक्ष्य। तो इन साक्ष्यों को डिवाइड करके थोड़ा सा सेपरेट करके देखे ना, वर्गीकृत करके देखे, तो हमको इस तरीके से पता चलेगा कि कुछ महिलाओं से, कुछ बच्चों से, कुछ पुरुषों से, कुछ खेतों से जुड़े साक्ष्य। बाकी कुछ साक्ष्य सेपरेट है, फर्स्ट साक्ष्य हमारे कुछ नगरों से जुड़े हैं। तो इस तरीके से इसमें दो टाइप के तो साक्ष्य हो जाते हैं, और इसके बाद तीसरी जानकारी जो अदर जानकारी करके अपन कहेंगे देते हैं, अदर जानकारी, बेसिक जानकारी इसके बारे में। तो पहले तो अपन सबसे पहले इसके साक्ष्य देख लेते हैं। देखो यहाँ कौन कौन से साक्ष्य पाए गए हैं। देखो नगरों से जुड़े साक्ष्य कैसे हैं? देखो नगरों से जुड़े साक्ष्य कुछ इस तरीके के हैं। यहाँ पर ईंटों के नगर हैं, 4-5 बड़े बड़े कमरे हैं, कुछ छोटे छोटे कमरे भी हैं, बाहर नालियां बनी हुई हैं, लकड़ी की नालियां हैं, ईंटों की नालियां हैं, और कुछ चबूतरे बने हुए, चबूतरों पर वेदिकाएं बनी हुई, जिससे पता चलता है कि लोग धर्म कार्य करते थे। ये पहले टाइप के साक्ष्य हो गए जो इनके घरों से जुड़े। और दूसरे टाइप के साक्ष्य जो मैंने बताया सेपरेट करके, और मतलब कि सब में वर्गीकरण मौजूद है। उसमें पुरुषों से जुड़े हुए कुछ मणिया वगैरह आ जाएगी, और महिला से जुड़े हुए कुछ कंगा है, कांच है, और दर्पण वगैरह है, और हाथी दांत का कंगा वगैरह है, और इसके साथ बर्तन वगैरह है, बच्चों से जुड़े हुए खिलौने वगैरह है, खेतों से जुड़े हुए कृषि के साक्ष्य, मतलब जुटी हुई कृषि के साक्ष्य वगैरह मिल जाएंगे, और गाय के मुख के प्याले वगैरह मिल जाएंगे, और बेल वगैरह मिल जाएंगे, और तांबे की बेल वगैरह। तो इस तरीके से अपन इनको भी थोड़ा सा डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो साक्ष्य बेसिकली 2 तरीके में मौजूद है। पहले अपन देखें तो ईंटों के मकान जो कि ईंटों से बने हुए थे, ईंटों के मकान है, और 4-5 बड़े कमरे हैं, 4 से 5 बड़े कमरे हैं। इसके बाद नालियां, ईंटों व लकड़ी की नालियां, ईंट व लकड़ी की नालियां, लकड़ी की नालियां हैं। इसके बाद चबूतरे हैं, जिन पर वेदिकाएं हवन करने के लिए बनी होती है, वो बनी हुई, जिससे पता चलता है कि लोग धार्मिक कार्यों में भी प्रवृत्त थे वहां के लोग। और ये इस तरीके के नगर है, इनकी नगर की समरूपता सिंधु सभ्यता से मिलती है, सिंधु सभ्यता से मिले जुले नगर है, सिंधु सभ्यता के समरूप है। ये जो नगर है ना, ये सिंधु सभ्यता के समरूप है। बाकी इसके अलावा अदर फैक्ट देखो, वही अपने महिलाओं, पुरुषों, बच्चों और खेतों से जुड़े। देखिए अपन पुरुषों से जुड़े मणिया है, महिलाओं से है कंगा है, हाथी दांत का कंगा है, और दर्पण है, हाथी दांत कंगा हो जाता है। बाकी खिलौने हो जाते हैं। इसके बाद खेती से जुड़े जुती हुई खेती। दूसरा जो टीला मिला है ना, दूसरा टीला, उस पर जुती हुई खेती के साथ जुती हुई, मतलब कि 2 टीले मिले, तो दूसरे वाले टीले पर बता रहे हैं ये सारी जानकारी दूसरे वाले टीले पे मौजूद है। तो जुती हुई कृषि, जुती हुई, वो जूती नहीं, पाँव की जूती नहीं, जुती हुई कृषि के साक्ष्य, और गाय मुख के प्याले हैं, गाय के मुख के प्याले वगैरह हो जाते हैं, और तांबे के बेल वगैरह हो जाते हैं, तो ये थे इसके साक्ष्य, है ना। इसके साक्ष्य 2 तरीके। बाकी साक्ष्यों के अलावा कुछ सामान्य जानकारी कह रही थी हम, वो क्या है? वो इतनी सी है कि अमलानंद घोष और बीबी लाल और आर के थापा, ये 3 व्यक्ति ऐसे जिन्होंने इसके उत्खनन का काम करा, है ना।
और ये सभ्यता कहाँ थी? सरस्वती दुर्जती नदी के किनारे बसी हुई सभ्यता बनी हुई सभ्यता थी। और इन्होंने खोज करा तो कुछ 2 दर्जन साक्ष्य मिले। और जो हनुमानगढ़ जिला है इसमें जो घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ जो कालीबंगा है, इन 2 दर्जन साक्ष्यों में से सबसे महत्वपूर्ण यही है। तो बस 2 व्यक्तियों को 3 व्यक्तियों का नाम है, अमलानंद घोष और अमलानंद घोष थापर और बीबी लाल और आर के थापर। बीबी लाल और आर के थापर, इन्होंने खुदाई करी सरस्वती। वो तो मैंने बताया कि आपको सरस्वती नदी के किनारे 2 दर्जन साक्ष्य खोजे, जिसमें से कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे जो कालीबंगा की घग्गर नदी के किनारे, कालीबंगा नहीं हनुमानगढ़ जिले की घग्गर नदी के किनारे जो कालीबंगा साक्ष्य, वो इन दोनों ही मतलब 2 दर्जन साक्ष्यों में से सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है, सबसे प्रमुख माना जाता है, जो कि सरस्वती नदियों के किनारे मिले। तो ये थी इसके बारे में बेसिक जानकारी, ये थी हमारी कालीबंगा के बारे में। देखो क्या जानकारी फटाफट से देखें तो 2 तरीके के साक्ष्य, बाकी थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है। देखो घरों के बारे में बता दिया थोड़ा सा जो साक्ष्य है वो तीनों चारों से जुड़े हुए, पुरुषों से हैं, महिलाओं से, बच्चों से हैं और खेतों से जुड़े। इस तरीके से हमने कालीबंगा सभ्यता को पढ़ा। और लास्ट में हमने देख लिया कुछ सामान्य जानकारी, हमने ये देखा इसकी खुदाई किसने करी है ना, इनकी खुदाई इन्होंने करी है और यहाँ करी है। और पर्टिकुलरली उसमें से 2 दर्जन साक्ष्य खोदे, यहाँ जहां पर भी इन्होंने खोदा, अमुक स्थान पर इन्होंने खोदा 2 दर्जन साक्ष्य में, जिसमें से कालीबंगा सबसे इंपॉर्टेंट जो हनुमानगढ़ के घग्गर नदी के किनारे बना है ना, साक्ष्य हनुमानगढ़ के घग्गर नदी के किनारे मौजूद है। तो ये जानकारी हमारे कालीबंगा सभ्यता के बारे में। अब क्या देखने वाले हैं पर, अब हल्की हल्की से जानकारी लेंगे। कहते हैं कि यहाँ बाढ़ वगैरह आ गई थी, कुछ प्राकृतिक आपदा वगैरह आ गई थी, इस वजह से कालीबंगा सभ्यता नष्ट हो जाती। अब सेकंड नंबर देख लेते हैं आहड़ के बारे में। देखो आहड़ के बारे में क्या पढ़ने वाले, वही सारी जानकारी जो इसके बारे में हम फटाफट से पढ़ लेते हैं, 5 मिनट भी नहीं लगने वाले मुश्किल से। वही सारी जानकारी साक्ष्य वगैरह देखेंगे, और 2 टाइप देखे थे हमने साक्ष्य में, यहाँ साक्ष्य में अपन कुछ 3 टाइप देखने वाले हैं। वही पहले तो घरों के बारे में बताएंगे, घर कैसे, बाकी इनके व्यवसायिक, इनके जीवन के मतलब इनकी व्यवसायिकता के बारे में बताने वाले ऐसे कुछ साक्ष्य हैं जिनके बारे में अपन जिक्र करते हैं। दूसरा कुछ अदर सामान्य से साक्ष्य, दीपक है और कलश वगैरह और तरकारियां वगैरह और कुछ खिलौने वगैरह, मणिया मुद्रा, मोहरे वगैरह और चूड़ियां वगैरह, ये बेसिक से साक्ष्य, कुछ ऐसे साक्ष्य जो इनकी व्यवसायिकता के बारे में बता रहे। बाकी कुछ ऐसे साक्ष्य इनके घरों के बारे में बताते हैं। इस तरीके से 3 भागों में डिवाइड करके हम साक्ष्यों को पढ़ने वाले। बाकी वही सामान्य जानकारी क्या कि इस सभ्यता में सामान्य जानकारी बेसिकली इनके नाम को लेकर के, इसको ना 3 नामों से जानते हैं। धूमकोट की सभ्यता भी कहते हैं, ताम्र नगरी भी कहते हैं, और देखो ताम्र संचय गणेश्वर को कहते हैं, इसको ताम्र नगरी भी कहते हैं। एक और नाम आ जाता है अघाटपुर की सभ्यता, 10वीं 11वीं शताब्दी में अघाटपुर के नाम से जानेंगे। ये बेड़च नदी के किनारे या आय नदी के किनारे, उत्तर यूपी के अपने उदयपुर के पूर्व में जो बेड़च नदी है, आय नदी, उसके किनारे बसी सभ्यता। तो ये मैंने आपको ओवरऑल बता दिया, थोड़ा सा इसको नोट डाउन कर लेते हैं। देखो इसके साक्ष्य जो है वो क्या है, साक्ष्य यहाँ पे भी 2 तरीके के मौजूद है। तो इनके घरों के बारे में देखो, घर कैसे थे, कच्चे घर थे बिल्कुल, मिट्टी के बने हुए, ऊपर केलू डाले, जैसे अपन गाँव में देखते हैं, मिट्टी के बने हुए, ईंटों पत्थरों के बने हुए, केलू है, बांस है, और इसके अलावा एक और चीज, केलू, बांस और खल वगैरह, छत में खल केलू और बांस से बनते हैं इनके, और इनकी छत केलू और बांस की थी। तो ऐसे घर थे यहाँ पे, और जिसमें मतलब कि छोटे छोटे कमरे मौजूद थे, और छोटे छोटे कमरों में बांस लगा दिया, उनके ऊपर लिपा पोती कर दी, और छोटे छोटे कमरे कर दिए। उन छोटे छोटे कमरों में 4 से 6 चूल्हे हुआ करते थे, सामूहिक भोजन वगैरह बना करता था, चावल वगैरह बनते थे वहां पे। और इस तरीके से साक्ष्य व्यवसायिकता में ये फर्स्ट टाइप के साक्ष्य घर उपचार। तो देख लेते हैं घर उपचार किस तरीके के साक्ष्य। तो देखो घर कैसे है यहाँ पे, तो पत्थर मिट्टी के घर हैं, और केलू बांस की छतें हैं। और फिर बताएं तो घर को ओवरियों में बांट दिया, ओवरी नहीं कहते गाँव में, ओरियो में बांट दिया, छोटी ओरियो में बांट दिया घर को। उसके बाद यहाँ पर 4 से 6 चूल्हे मिले, 4 से 6 चूल्हे मिले। उन चूल्हे से पता चलता है कि यहाँ पर सामूहिक भोजन बनता होगा, सामूहिक भोजन है, संयुक्त परिवार है, प्लस संयुक्त परिवार है, उत्तम कोटि के चावल है। अब उनमें इतने चूल्हे तो चावल बनते हुए, उत्तम कोटि के चावल है। ये फर्स्ट टाइप के साक्ष्य हो गए। सेकेंड टाइप के और थर्ड टाइप के साक्ष्य कैसे हैं, जो इनकी व्यवसायिकता के बारे में बताएंगे। कैसे, यहाँ पे बड़ी बड़ी भट्टियां मिली, जिससे पता चलता है शायद यहाँ तांबा पिलाने का काम चलता हो। इसके अलावा यहाँ पर लाल कलर के, भूरे कलर के मृदभांड भी मिले, बहुत सुंदर है, अलंकृत है और फिनिशिंग बनाए। तो ऐसा लगता है कि ये इनके बेचने का काम वगैरह भी करते होंगे, और बहुत अच्छी तरीके से, मतलब कि यहाँ जो बर्तन है बहुत अच्छी फिनिशिंग से बनते होंगे। और लास्ट में कुछ अन्य साक्ष्य है ना। तो यहाँ अपन देखेंगे भट्टी नुमा चूल्हे, तांबा पिघलाने का काम करता हो, और लाल और भूरे मृदभांड,
निर्भाट अलंकरण युक्त है ना, अलंकरण अलंकरण युक्त मतलब फिनिशिंग वाले, हाथों की सफाई पता चलती है उनसे, अलंकरण अलंकरण युक्त। लास्ट में कुछ बेसिक बेसिक से साथ हो गए। देखो थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करेंगे। मान लो एक और थे, ऐसे याद रखेंगे, एक मटका है उसके ऊपर दीपक रखा हुआ है, और दीपक के बाद मान लो कलश है और घड़ा है, कलश है, घड़ा है, और कटोरी है, दीपक है, फिर उसके बाद चूड़ियां वगैरह आ जाएगी। देखो हाथ इतना सही बना, लेकिन चूड़ियां वगैरह आ जाएगी, और इसके साथ खिलौने वगैरह आ जाएंगे, फिर मणियां, मुद्राएं, मोहरे हैं। मतलब कि को रिलेट करो, खिलौने, किसी मान लो किसी बच्चे का हाथ है, किसी माँ का हाथ है, चूड़ियां वगैरह, बच्चे का हाथ खिलौना वगैरह, और मणिया, मुद्रा, मोहरे, पैसे जुड़ी बात है। सारे नर्स हैं, किसी पापा से इनके परिवार से संबंधित मान लो 3 जने आएंगे ना बेसिकली, और इसके साथ तरकारियां हैं, और इसके साथ धूपदानियां हैं, और कुछ तरकारियां हैं, धूपदानियां हैं, और एक और देखो 10 तरकारियां, धूपदानी है, तरकारी, और तस्तरियां करते हैं ना। तो इस तरीके के साक्ष्य और मौजूद है, तो याद रखने की कोशिश करने को। क्या जरा कलश है, और क्या कहेंगे, मटके, कलश है, मटके हैं, और कटोरियां हैं, इसके अलावा दीपक है, इसके अलावा चूड़ियां हैं, इसके अलावा खिलौने हैं, इसके अलावा मणिया, मुद्रा, मोहरे, मणिया 28, 8 और 6, 26, 6 और 8, 26 मणिया, मुद्राएं और मोहरे, 26, 6 और 3 मोहरे हैं। इसके अलावा क्या है, धूपदानियां हैं, और तरकारियां नहीं, तस्तरियां। एक और कोई ऐसा लग रहा है मेरे को, एक और नाम बाकी है। धूपदानियां हैं, तस्तरियां हैं, दीपक है। क्या है, दीपक बता दिया, दीपक लिखा है मैंने, कलश, मटके, कटोरे, दीपक लिख दिया। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक से साक्ष्य मौजूद है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि शायद एक नाम और गिवन है ना, तो इसको थोड़ा सा रखो ध्यान। कभी मैं अगले सेशन में तो बताऊंगी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी अपन एक स्पेसिफाई तरीके से पढ़े, सब कुछ बताना चाहिए। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा फटाफट से देखेंगे। इसके अलावा आहड़ में अगली जानकारी होती है कुछ सामान्य जानकारी। देखो सामान्य जानकारी करके क्या है, सामान्य जानकारी वही सारी बात है कि आहड़ को कहाँ पे बना हुआ है और किस किस नाम से। यहाँ सामान्य जानकारी से बेसिकली नामों से जुड़ी हुई। पहले बता दो कि कहाँ है आहड़। आहड़ अपने उदयपुर में, उदयपुर के पूर्व में आयन नदी या आयन नदी के किनारे, उदयपुर पूर्व आयन, जिसको बेड़च नदी भी कहते हैं, बेड़च नदी के किनारे मौजूद है। अब इसके 2-3 नाम है। इसको है ना अपन ताम्र नदी के नाम से जानते हैं, ताम्र नदी, हाँ ताम्र नदी के नाम से जानते हैं। देन धुलकोट, 2 टीलों की सभ्यता है, तो धुलकोट के नाम से जानते हैं, अघाटपुर के नाम से जानते हैं। ये बेसिक जानकारी। देखो आर में क्या था, हल्की हल्की से जानकारी थी घरों के बारे में। घर कैसे, मिट्टी के घर हैं, ऊपर केलू हैं, छोटे छोटे कमरे हैं, ओरियन डिवाइड करते, छोटे छोटे कमरे, 4 से 6 चूल्हे हैं, चावल बनते होंगे, सामुदायिक भोजन बनता होगा, और संयुक्त परिवार रहते होंगे। इसके अलावा सेकंड व्यवसायिक का जो है, भट्टियां मिली, मतलब लोहा पिघलाते हैं, अच्छे बर्तन मिले, मतलब की बर्तन बनाने का काम करते हैं, लाल कलर के बर्तन। इसके अलावा वो बेसिक साक्ष्य वगैरह होते हैं। कोई अपने एक सेकंड रुकना है ना, कोई अपने जैसे मान लो कोई घड़ा है और कलश वगैरह है, उसके ऊपर कटोरी है, दीपक है, उसके ऊपर चूड़ियां वगैरह है, उसके ऊपर खिलौने वगैरह है, मणिया, मुद्राएं, मोहरे वगैरह है, तरकारियां, ये थोड़ा सा है। और कुछ अपने दूधदाने वगैरह, तरकारियां वगैरह है ना, तस्तरियां है, तरकारियां नहीं, तस्तरियां लिखा ना, दूधदाने, तस्तरियां, कोई एक और बात इनमें से है ना, तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अभी थोड़ा सा ध्यान है ना। इसके साथ सामान्य जानकारी क्या है, इसके 2-3 नाम है। अघाटपुर भी कहते हैं दसबाड़ी में, और ताम्र नदी भी कहते हैं, और शुरुआत में क्या कहते हैं, ताम्र नदी, धुलकोट भी कहते हैं, ताम्र नदी कहते हैं, अघाटपुर के नाम से जानते हैं। ये जो अपने आयन नदी ना, उदयपुर के पूर्व में बेड़स नदी के नाम से जानी जाती है, उसके पास मौजूद है ये सभ्यता, आयन की सभ्यता। तो ये सारी जानकारी। और देखो हाँ, ये जो साक्ष्य मिले ना सारे, मैंने आपको अन्य महत्वपूर्ण करके साक्ष्य बताए, ये सारे साक्ष्य 1951-52 के आसपास मिल गए। 3rd नंबर वाले जो साक्ष्य है लास्ट वाले, ये 1900 यहाँ लिख देते हैं, 1951 से 52 के आसपास मिले। लास्ट वाले ना, तो ये अपने 1951-52 के आसपास खुदाई मिले। तो ये बेसिक जानकारी थी आहड़ के बारे में। अब हमारी 3 सभ्यताएं बच जाती है, फटाफट से देख लेते अपन। तो इसका मतलब है बालातर। देखो बालातर कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र की सभ्यता है। बालातर
बालाथल सभ्यता में क्या देखते हैं, फटाक से देखते हैं। देखो बालाथल की सभ्यता उदयपुर में ही मौजूद है। एक स्थान है बालाथल, और इससे पहले बालाथल तहसील है अपनी वल्लभनगर, यहाँ मौजूद है। लोकेशन देख लेंगे। पहले तो साक्ष्य देख लेना मशीन, तो साक्ष्य देखते हैं। साक्ष्य कौन से, कुछ महिलाओं से जुड़े, कुछ पुरुषों से जुड़े। महिलाओं से जुड़े आभूषण, पुरुषों से जुड़े इन मतलब इनके काम धंधे से जुड़े उपकरण हो जाते हैं, और भट्टियां वगैरह हो जाती हैं, और हाथ से बुना हुआ कपड़ा, ये 3 चीजें मिल जाती है यहाँ पे, है ना। बाकी देखो 3 टाइप के साक्ष्य हर जगह मिल रहे हैं। वहां शुरुआत में कालीगंगा में 2 तरीके के साक्ष्य है, आहड़ में 3 तरीके के साक्ष्य, यहाँ भी 3 तरीके के साक्ष्य। कुछ तो इनके घरों के बारे में जानकारी बताएंगे, कुछ महिलाओं से जुड़े हुए साक्ष्य देंगे, कुछ पुरुषों से जुड़े हुए साक्ष्य देंगे। 3 तरीके के साक्ष्य मौजूद है ना। तो साक्ष्य कितने तरीके के मौजूद है यहाँ पे, बेसिकली 3 तरीके के। देखो घर कितने थे, 11 कमरों वाले घर थे। दुर्ग के साक्ष्य में मौजूद है, तो 11 कमरों वाले घर प्लस दुर्ग के साक्ष्य, ये हल्की सी इंफॉर्मेशन। इसके अलावा वही कुछ पुरुषों से जुड़े हुए साक्ष्य है, कुछ महिलाओं से जुड़े हुए साक्ष्य। महिलाओं के साक्ष्य पहले देखिए, लेडीज फर्स्ट करते हैं। तो आभूषण कौन कौन से, इयरिंग है और नेकलेस है, ये समझो। तो हार वगैरह और कान के लटकन, कर्णफूल वगैरह, कर्णफूल और हार की लटकन, ये साक्ष्य देखने को मिल रहे हैं। पुरुषों में इनके काम से जुड़े उपकरण हैं, और भट्टियां हैं, और फैक्ट्रियां, मतलब कि हाथ से बुने कपड़े। उपकरण कौन कौन से, अस्त्र शस्त्र कौन कौन से देखने को मिल जाते हैं। देखो छोटे से बड़े तरह चाकू, तांबे के, देखो तांबे सभ्यता से जुड़ी हुई सभ्यता है, इसके बेसिस ध्यान कर देखेंगे तब बताएंगे कि आहड़ जो सभ्यता है ना, तांबे वाली सभ्यता उससे मिलती जुलती है। तो यहाँ चाकू देखने को मिल जाता है, चाकू से थोड़ा सा बड़ा कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी के बाद बाण और छेद। चाकू है, कुल्हाड़ी है और बाण है। इसके अलावा एक और है, चाकू है, कुल्हाड़ी, बाण और छेनी, ये देखने को मिलते हैं ऊपर। इसके अलावा पर देखिए भट्टियां, लोहा गलाने की भट्टियां, लोहा गलाने की भट्टियां, फाइनेंस कहते हैं ना भट्टियों को। इसके अलावा कपड़ा, बुना हुआ कपड़ा, हाथ से बुना कपड़ा तो कैसा है, हाथ से बुना। आहड़ के बाद एकमात्र यही मिलता है, आहड़ नहीं, बेराट के बाद आहड़ सभ्यता के बाद नहीं, बेराट सभ्यता के बाद एकमात्र यही स्थान है जहाँ हाथ से बुना कपड़ा मिलता है। हाथ से बुना कपड़ा, ये बेसिक जानकारी थी। अब देखिए सामान्य जानकारी क्या देखेंगे अपन। ये सभ्यता कहाँ मौजूद है, और यहाँ जीवन यापन के लिए ना 3 तरीके काम करते थे। लोग खेती भी करते थे, पशु भी पालते थे, और इसके अलावा शिकार का काम भी करते थे। ये बेसिक जानकारी। और ये जो सभ्यता है ना, ये आय सभ्यता जो कामना की सभ्यता में आया, उस सभ्यता से जुड़ी हुई सभ्यता है। देखो कहाँ मौजूद है, वल्लभनगर, बालाथल, उदयपुर। वल्लभनगर, बालाथल, उदयपुर में मौजूद है ना। आय से इसका संबंध है, आहड़ सभ्यता से इसका संबंध है, उससे कोरिलेट करती है सभ्यता। इसके अलावा जो बालाथल की सभ्यता है, यहाँ मेन बात क्या है, यहाँ जीवन यापन है तो तीनों ही काम होते हैं। कृषि है, पशुपालन है, और शिकार, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था थी, यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था थी यहाँ। ये बेसिक जानकारी थी बालाथल के बारे में। क्या साक्ष्य कैसे है यहाँ पे, देखो घरों के बारे में हमेशा यही पढ़ना था, घरों के बारे में देख रहे हैं। आभूषणों, महिला के बारे में देख रहे हैं, पुरुषों के बारे में। महिलाओं देखो कान के मिल जाते हैं आभूषण, हार के लटकन हो गया, और पुरुषों में देखो सारे इनके काम धंधे, उपकरण, मान लो कोई उपकरण बनाने का काम हो गया, भट्टियों का काम हो गया, कपड़ों का काम हो गया, चाकू थोड़ा बड़ा, छोटे से बड़ा चाकू, कुल्हाड़ी, बाण से भी ज्यादा बड़ा होगा, कुल्हाड़ी से बड़ा, छेड़ियां हो गया, और भट्टियां अपने लोहा गलाने भट्टी, कपड़ा हाथ से बुना होगा। सामान्य जानकारी यहाँ मौजूद है, अमुक जगह ये तहसील है। यहाँ पे जो लोग थे वो जीवन यापन के लिए तीनों काम करते थे, मिश्रित अर्थव्यवस्था थी। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी बालाथल सभ्यता की, ठीक है। इसके बाद अपन हल्की सी जानकारी ले लेंगे कुछ किसके बारे में। इसके बाद अपन हल्की सी इन्फॉर्मेशन लेंगे गणेश्वर के बारे में, ज्यादा जानकारी लेंगे, गणेश्वर के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद थोड़ा सा विराट के बारे में। चौथी सभ्यता देखेंगे अपन गणेश्वर सभ्यता। क्या देखेंगे, गणेश्वर सभ्यता के बारे में क्या देखना है, वही क्या थोड़ा सा साक्ष्य के बारे में जानकारी लेंगे। हाँ, यहाँ इनके घरों के बारे में जानकारी लेंगे, सीधा साक्ष्य। जैसे सब जगह पर थोड़ा घर के बारे में, कालीगंगा में घर देखा, आहड़ में घर देखा, बालाथल में घर देखा, सबके बारे में उन्होंने घर के बारे में देखा। इसके अलावा दूसरे साक्ष्य देखिए, पर यहाँ घर के बारे में जानकारी नहीं। यहाँ साक्ष्य कुछ पुरुषों से जुड़े हुए, मतलब कहीं ना कहीं पुरुषों से कोरिलेट करें, कुछ महिलाओं से कोरिलेट करें,
और इसके बाद इसके जो बच्चे कुछ अदर जानकारी है वो देख लेंगे, ठीक है। साक्ष्य और बच्चे कुछ जानकारी, साक्ष्य बच्चे कुछ जानकारी। साक्ष्य कैसे है यहाँ पे बताई दिया मैंने आपको, दो तरीके के साक्ष्य क्वेश्चन से कोरिलेट करते कौन कौन से, अगर बताएं अपन जैसे कि बाण हो जाता है, मछली पकड़ने कांटे हो जाता है, और कुछ अपने ना फलक, उस तरह के फलक वगैरह हो जाता है। और उसके बाद छिनिया, बाण, सारे नाम बहुत अजीब अजीब, बाण है, छेनिया है, बाकी मछली, मछली के कांटे, वही मछली पकड़ने के कांटे। इसके बाद उस तरह है और उस तरह के फलक हैं, और इसके अलावा भी कोई है क्या? उस तरह के फलक हैं, बाण हैं, छेनिया, कितने नाम थे? 1 2 3 4, 4 ही है। मछली पकड़ने के कांटे, उस तरह के फलक है, बाण है, छेड़िया है, ठीक है। ऐसा क्यों लग रहा है कि एक और कोई नाम है यहाँ? मछली पकड़ने के कांटे, ये देखने को मिल जाते हैं, है ना। ऐसा लग रहा है हमको कोई एक और नाम है, मछली पकड़ने के कांटे, बाण है, छेड़िया, उस तरह के फलक है। चलो देखते हैं ना। चलो यहाँ पे भी क्वेश्चन है, दो जगह क्वेश्चन है, मे भी हो भी सकता है लेकिन नहीं भी, है ना। इसके अलावा क्या है? इसके अलावा यहाँ साक्ष्य मौजूद है, कुछ बर्तन वगैरह, और यहाँ पे जो है ना, जो ये सारे ताम्र के उपकरण, यहाँ ये जो गणेश तो बताया ना, ताम्र संचय, ये अपन सामने जानकारी पढ़ेंगे। ताम्र संचय सभ्यता का नाम से जानी जाती है, क्योंकि ये ना जो गंगा घाट है उसके आसपास विकसित हुई थी, खेतड़ी के आसपास विकसित हुई, खेतड़ी तो ताम्र का भंडार है, तो इस वजह से इसको ताम्र संचय सभ्यता भी कहते हैं। बाकी ये निम्न का सीखने में मौजूद है और काफी नदी की है ना। तो ये तो बेसिक जानकारी पढ़ेंगे अपन, इस वजह से ये सारे तांबे के उपकरण मौजूद है। महिलाओं में क्या है? हाँ, और जो तांबे की पिने हैं, मतलब कुछ विशेषताएं भी थी तांबे की पिनों की, कि इस तरीके की कोई तांबे की पिने हैं जो एशिया में, मध्य एशिया में और कुछ पश्चिमी एशिया में भिजवाने का काम होता था, मतलब यहाँ से विदेशी व्यापार भी होता था। तो तांबे की पिनों को, तांबा पिने एशिया, पश्चिमी एशिया में भिजवाई, पश्चिमी एशिया और मध्य एशिया में निर्यात करी जाती थी। बाकी सामान्य जानकारी जो मैंने आपको बता दी, कहाँ पे ये नीमका थाना सीकर, नीमका थाना सीकर काकी नदी, है ना। इसके अलावा ये ताम्र संचय सभ्यता, ताम्र संचयी सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है। ताम्र सभ्यता, संचयी सभ्यता क्यों कहते हैं इसको? दो रीजन हो सकते हैं, या तो ये गंगा घाट के निकट है, यानी राजस्थान के पूर्व में जो गंगा घाट है वहां उसके पास में, बाकी खेतड़ी के पास में, खेतड़ी के पास में खेतड़ी तांबे का भंडार, इस वजह से ताम्र संचय सभ्यता। ये तो अपने चलो पहले से अगर जानकारी देखी, अभी तो महिलाओं को साक्ष्य पड़ता है, इसको अगर रिप्लेस कर सकते थे, कॉपी पेस्ट हो जाता तो कितना अच्छा होता। चलो मिटाना ही पड़ेगा, ठीक। अब है ना, महिलाओं से जुड़े साक्ष्य तो देखिए अपन, उस बात समझ लेंगे। महिलाओं से जुड़े साक्ष्य क्या है? बर्तन, क्या है? बर्तन। और बर्तन भी कुछ ऐसे नहीं है, दो तरीके के बर्तन मिलते हैं, एक तो हल्के, एक थोड़े मजबूत है, दोनों ही लाल कलर के। और जो मजबूत लाल कलर के उनके उदाहरण भी, जैसे हांडी है, ढक्कन है, और कलश वगैरह है, हाँ कुछ कलश वगैरह है, उस पर प्याले है, कल से, है ना। तो दो तरीके के बर्तन बेसिकली, कौन कौन से? दो तरीके के बर्तन, एक तो हल्के लाल और मजबूत लाल, मजबूत लाल कलर के। ये तो सिंधु सभ्यता, ये अपने इनके बारे में कहते हैं कि ये सिंधु उनसे भी ज्यादा पूर्व है। ये जो हल्के वाले है ना, ये अपने सिंधु सभ्यता से भी पूर्व के हैं। क्या कहते हैं? सिंधु सभ्यता से भी पूर्व के हैं ये हल्के वाले लाल। तो मजबूत वाले लाल जो है ना, ये अपने मतलब चिकनी मिट्टी वाले लाल है। ये इनमें अगर एग्जाम्पल देखें अपन तो मटके वगैरह हैं, मटके हैं, हांडी है, ढक्कन है, प्याले और कलसे। क्या कहें? प्याले और कलसे, ये बेसिक से नाम बता रखे हैं, ठीक है। और ये जो हल्के लाल है ना, ये सिंधु सभ्यता से भी प्राचीन है, सिंधु सभ्यता से भी पूर्व के हैं, है। ये बेसिक से इंफॉर्मेशन थी। अब जो मैंने पहले लिखा था वही लिख देती हूँ, सामान्य जानकारी। सामान्य जानकारी क्या थी? नीमका थाना सीकर, नीमका थाना सीकर और काकी नदी, काकी नदी। इसके अलावा गणेश सभ्यता, देखो ताम्र संचयी क्यों? एक तो गंगा घाटी, दूसरा
खेतड़ी झुंझुनू, खेतड़ी, खेतड़ी के पास इस वजह से, और वो तांबे का भंडार है खेतड़ी। तो ये थी बेसिक जानकारी गणेश सभ्यता के बारे में। क्या है देखो यहाँ पे कुछ पुरुषों से जुड़े क्या क्या साक्ष्य मिल सकते हैं, बाण कह सकते हैं, चिड़िया कह सकते हैं, मछली, मतलब पुरुष ही ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, बाण, चिड़िया, मछली पकड़ने, कांटे, उस तरह के फलक। एक और मेरे को लगा से मे भी नहीं भी हो। और यहाँ से जो तांबे की पिने मिली ना, अमुक अमुक विशेषता है उसकी, कुछ ना कुछ ऐसी तीखी, पतली, मोटी, छोटी, ऐसा कुछ विशेषता है उनकी। जो तांबे की पिने है ना, वो एशिया, मध्य एशिया, उत्तर एशिया में मिली जाती है, पश्चिम एशिया। बर्तन में हल्के लाग भी है, मजबूत लाग भी। हल्के लाग कहते हैं कि सिंधु सभ्यता से भी पुराने। मजबूत लाग चिकनी मिट्टी वाले लाग है। इनके बारे में कहते हैं कि इसमें कौन कौन से मटके हैं, हांडी, ढक्कन, मटकी और हांडी ऊपर ढक्कन ढक रहा है प्यारे तल से। सामान्य जानकर नहीं करना सीखा काफी देखी किनारे से। ताम संजय सभ्यता क्यों कहती है, गंगा टेकन करती खेतड़ी के पास। ये बेसिक बेसिक इन्फॉर्मेशन देखें तांबे की सभ्यता के बारे में। अब अभी क्या देखने वाले बेसिकली अपन, तो अब हम पढ़ेंगे लास्ट सभ्यता जो कि बेराट की सभ्यता। बेराट की सभ्यता में भी अपन इसी तरीके से देखने वाले कि यहाँ पे कौन कौन से साक्ष्य मौजूद थे। यहाँ पे भी 3 टाइप के साक्ष्य मौजूद। यहाँ तो 2 ही थे, कालीबंगा में 2 थे, बाकी जो दो सभ्यता पड़ी उसमें 3 थे। कौन सी, बालाथलो, आहड़। और जो अपन नेक्स्ट पढ़ने वाले ना बेराट, इसमें भी 3 तरीके के साक्ष्य। कुछ साक्ष्य तो मौर्यों के बारे में बताएंगे, कुछ साक्ष्य इनके घरों के बारे में, पहले वही अपने मकान है, कमरे वगैरह, वही घर वगैरह, कुछ मौर्य समुदाय के बारे में बताएंगे। और लास्ट वाला साक्ष्य कुछ बेसिक है, नाश्ता हो, पक्षी हो जाता है, किले वगैरह, और कुछ बुना हुआ कपड़ा वगैरह, इस तरीके की बेसिक साक्ष्य, पत्थर के अपने संदूक वगैरह, इस तरीके से कुछ बेसिक साक्ष्य। बाकी बची हुई कोई सामान्य जानकारी। तो ये सभ्यता पढ़ने से पहले आपको 2 मिनट, बस 2 सेकंड आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। मैं जस्ट आई ना अभी। हाँ तो फ्रेंड्स, कहाँ थे अपन, देखो 2 मिनट का थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ा मुझे। तो कहाँ थे अपन, फटाफट से कंटिन्यू करते हैं। वैसे तो आपको कंटिन्यू नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा अपन है ना ब्रेक के बाद पढ़ रहे। तो हम क्या देख रहे थे, अपन सभ्यताओं को पढ़ रहे थे। कौन कौन सी सभ्यता हमने पढ़ ली थी, हमने कालीबंगा के बारे में अच्छे से पढ़ लिया था, हमने आहड़ के बारे में अच्छे से पढ़ लिया था, बालाथल के बारे में अच्छे से पढ़ लिया था, बालाथल के बाद हमने गणेश्वर के बारे में अच्छे से पढ़ लिया था, और हम लास्ट सभ्यता पर आ गए जो कि बेराट के नाम से जानी थी। यहाँ पर क्या देखने वाले, थोड़ा सा मैंने आपको ऑडियो तो दे दिया था कि क्या देखने वाले पर। यहाँ पर भी अपन साक्ष्य के बारे में पढ़ेंगे, साक्ष्य बाद कुछ सामान्य जानकारी पढ़ेंगे। साक्ष्य क्या क्या देखने वाले, बेसिकली 3 चीजों के बारे में देखने वाले। साक्ष्यों को 3 पार्ट में डिवाइड करना है। थोड़ा सा यहाँ पाए जाने वाले मकानों के बारे में, या फिर यहाँ के जो भी कमरे हैं, यहाँ पे एक कमरा मिला है, कमरे में कुछ 36 तरह की मुद्राएं मिली है, 8 में डिवाइड है, 28 में डिवाइड है, 8 अपने कुछ पंचपाल के, 28 अपने यूनानी शासकों की मुद्रा है, इस तरीके से डिवाइड है। फिर बताते हैं यहाँ पे कुछ अदर साक्ष्य मिले। ये मैंने ना साक्ष्य को डिवाइड करा है। साक्ष्य जो मिले ये 3 टाइप के साक्ष्य मिले। पहला थोड़ा घरों के बारे में, जैसा कि अपन प्रीवियस देखते आ रहे हैं वो, और दूसरा थोड़े से मौर्य काल से जुड़े साक्ष्य, और तीसरा जो अदर साक्ष्य जैसे जनरल साक्ष्य वो। और फिर अपन देख लेते हैं इसमें कुछ बची कुछ सामान्य जानकारी। इस तरीके से अपनी बेराट सभ्यता खत्म हो जाएगी। इसके बाद इन 5 सभ्यताओं को पढ़ने के बाद कुछ 4 से 5 बिंदु आ जाएंगे। 4 बिंदु बेसिकली उनको देखने वाले। क्या क्या बिंदु है, कुछ सभ्यताएं ऐसी जो सिर्फ तांबे की सभ्यता है उनका जिक्र करेंगे। कुछ सभ्यताएं ऐसी जो तांबा प्लस लोहे की सभ्यता है उनका जिक्र करेंगे। जब ये पढ़ेंगे तब ये भी देखेंगे कौन सी ऐसी सभ्यता है जो सिर्फ और सिर्फ लोहे को डेडिकेटेड, लोहे को समर्पित है, लोहे की सभ्यता है, लोह सभ्यता है। इसके बाद हम थोड़ा सा देखेंगे ऐसे कौन से इलाके हैं, ऐसे कौन सी नदियां हैं जहां से पाषाण काल के उपकरण देखने को मिल जाते हैं, ये देखेंगे। तब लास्ट में अपन कुछ बची कुछ सभ्यताएं जिनका जिक्र मात्र करना है वो देख लेंगे। इनके बारे में कुछ पढ़ना नहीं है, बस ये बताना है कि गिलोन सभ्यता कहाँ मौजूद है, ओजैना कहाँ मौजूद है, और बागोर कहाँ मौजूद है, भीलवाड़ा, ठीक है। गिलोन कहाँ मौजूद है, राजसमंद में मौजूद है। और उसके बाद पचमाता, राजसमंद मौजूद। इस तरीके से हल्का हल्का सिर्फ नाम नहीं है और कहाँ मौजूद है ये देखना, ठीक है। तो अपन पढ़ लेते लास्ट सभ्यता 6 नंबर की बेराट। कौन सी, बेराट सभ्यता। तो 6 सभ्यता है अपनी बेराट की सभ्यता। बेराट सभ्यता क्या जानकर देखने वाले इसमें हल्की हल्की सी वही सारी जानकारी। सबसे पहले अपन देखेंगे साक्ष्य। देखो साक्ष्य क्या देखने वाले, साक्ष्य हम 3 तरीके से देखने वाले हैं। साक्ष्य 3 तरीके से देखने वाले। सबसे पहले जो साक्ष्य है वही इनके ना घरों से जुड़े, यानी एक कमरा मिला है जिसमें 36 मुद्राएं, 36 मुद्राएं हैं, जिसमें अगर उसको डिवाइड करें मुद्राएं तो उसको 2 पार्ट से डिवाइड कर सकते हैं। एक है अपने 8, एक है अपने 28। 8 पंचमार्क है और 28 जो है वो यूनानी शासकों की, इस तरीके से डिवाइडेड है। सेकेंडली क्या है, क्या साक्ष्य सेकेंड, देखो सेकेंड या साक्ष्य मिल जाता है मौर्य सभ्यताओं का, यानी मौर्यों के साक्ष्य मिलते हैं। मौर्यों में क्या साक्ष्य मिलते हैं, भाब्रू है, बेराट शिलालेख है, भाब्रू और बेराट ये दोनों शिलालेख मिलते हैं। और प्लस एक बौद्ध मठ भी मिलता है। तो भाब्रू शिलालेख, भाब्रू और बेराट शिलालेख प्लस बौद्ध मठ के अवशेष देखने को मिलते हैं। थर्ड क्या मिलते हैं, सामान्य जानकारी। कैसे जानते हैं क्या क्या मिलता है यहाँ पे,
देखो यहाँ पे मिल जाता है ना, एक नाचता हुआ पक्षी है, एक कलश है, उसके ऊपर दीपक है, नाचता हुआ पक्षी है, लोहे के किले हैं और पत्थर का संदूक वगैरह है, और कुछ अपने इसके बाद बुने हुए कपड़े याद कैसे रखेंगे। कलश है, कलश है, उसके ऊपर दीपक है, मान लो ये दीपक है, कोई नाचता हुआ पक्षी है यहाँ पे, है ना, पक्षी पक्षी पक्षी, हाँ चलो ये अपने नाचते हुए पक्षी हैं। अब मान लो इनके पाँव में कीले लगी हुई हैं, जहाँ पर संदूक लटका हुआ है ना, संदूक लटका हुआ है, पर्स बना दिया मैंने, और देन फिर इन्होंने मान लो कपड़े पहने, तो बुने हुए कपड़े पहने। स्टोरी माइंड में ऐसी गढ़नी है कि चीजें भुलाए ना भूल पाओ, है ना। तो इस तरीके से आपको है ना बस अज्यूम करना है, चीजें ऑटोमेटिक ध्यान दे जाएगी। तो क्या क्या देखा हमने, हम देखते हैं क्या क्या देखे। यहाँ पे अपन कलश वगैरह है, कलश भी कह सकते हैं, मटके वगैरह, कलश वगैरह, और दीपक वगैरह है, दीपक है, नाचता हुआ पक्षी है, उसके बाद कीले हैं, लोहे की कीले हैं, लोहे की कीले वगैरह हो जाती हैं, पत्थर का संदूक है, पत्थर संदूक है, इसके अलावा पत्थर का संदूक, पत्थर के संदूक के अलावा हाथ से बुना हुआ लोहा क्या बुना हुआ कपड़ा है, ये सारे साक्ष्य देखने को मिल जाते हैं। अब साक्ष्यों के अलावा इतर जानकारी क्या है, इतर जानकारी ये है कि जो विराट है ना, ये प्राचीन काल से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है। ये महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। विराट नगर इसकी राजधानी थी महाभारत के समय पांडव यहाँ पे अपना अज्ञातवास बिताने के लिए आए थे। मौर्य सभ्यता का प्रमुख केंद्र माना जाता है। कुछ अपने एक बीजक डूंगरी और एक भीम डूंगरी, ये ऐसे स्थान है जो पुरातात्विक स्रोत की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इन दो स्थानों से, बीजक से और भीम से, बहुत ज्यादा कुछ है ना साक्ष्य देखने को मिल जाते हैं। यहाँ खुदाई करते बहुत सारे साक्ष्य देखने को मिले। तो देखो यहाँ कुछ सामान्य जानकारी क्या आती है, जो अपन समय देख रहे हैं सामान्य जानकारी, 2-3 बातें विराट के बारे में। क्या जानकारी इसके बारे में, दो तो इनके जो इनके स्थान है ना, पर्टिकुलरली बीजक भीम क्या करता था, बीज खाता था, बहुत बलवान था। तो बीजक और भीम ऐसे स्थान है जो पुरातात्विक साइट है, और यहाँ पे खुदाई में बहुत सारे साक्ष्य मिले। बीजक डूंगरी और भीम डूंगरी, बीजक व भीम डूंगरी पुरातात्विक एरिया है, क्षेत्र है। देन विराट नगर इसकी राजधानी थी, विराट नगर इसकी राजधानी थी महाभारत के समय। और पांडवों ने अज्ञातवास, पांडवों का भी जिक्र आता है थोड़ा सा। और एक मौर्य सभ्यताओं का केंद्र है, मौर्य सभ्यता का प्रमुख केंद्र है। बस ये हल्की हल्की से जानकारी इसको लेकर के। तो और क्या मिलता है यहाँ, और कुछ खास नहीं, और तो कुछ खास नहीं। तो ये थी हमारी विराट सभ्यता। क्या थी, देखो हल्की सी जानकारी यहाँ पे साक्ष्यों के बारे में। कौन से साक्ष्य मिल जाते हैं यहाँ पे, देखो घरों के बारे में शुरू से पढ़े थे। तो घरों में कमरा है, कमरे में कुछ मुद्राएं पड़ी थी, मोहरें पड़ी थी, 36 मुद्राएं पड़ी थी, जिसमें 5 और जिसको हमने 8-28 में डिवाइड कर दिया, 8-28-36। मौर्य में भाबरू विराट शिलालेख मिल जाते हैं, प्लस एक बौद्ध मठ मिल जाता है। मौर्यों का है ना प्रमुख केंद्र, प्रमुख स्त्रोत, प्रमुख फील्ड रहा है, मौर्यों का प्रमुख एरिया रहा है। इसके बाद देखो यहाँ क्या मिलते हैं, कलश है, दीपक है, नाचता हुआ पक्षी है, उसके पाँव में मान लो कीले लगी हुई, कीलों पे टंगा हुआ पत्थर का संदूक, और उसने कपड़े पहन रखे, बुरे हुए कपड़े। देन सामान्य जानकारी, बीजक है, भीम की डूंगरी, ये दोनों जो पर्टिकुलर स्थान है ना, पुरातात्विक महत्वपूर्ण स्रोत है, पुरातत्व की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण स्रोत है, स्थान माने जाते हैं। देन विराट नगर इसके, देखो महाभारत काल के समय विराट नगर राजधानी थी, पांडव रहते थे, मौर्यों का प्रमुख केंद्र जो शुरू से बताते आ रहे हैं। और यहाँ आके हमने थोड़ा सा नोट डाउन। तो ये सामान्य से जानकारी थी विराट के बारे में। अब जो मैं कह रही थी ना आपसे कि कुछ 4 से 5 बिंदु बेसिकली स्पेसिफाई करूं तो बिल्कुल 4 बिंदुओं को पढ़ें। इसके बाद सामान्य से जानकारी देखेंगे। 7th पॉइंट, जो बचा कुचा जो भी हमारा रेस्ट बच जाता है उसको अपन जैसे अपवाद नहीं करते संस्कृत में, जो कुछ भी बच जाता है लास्ट में संधि का अपवाद करके, जैसे उल्टा में कुलटा, कुल घंटा, या कुलाटा तो नहीं हो रहा, तो यहाँ पे कौन सा संधि, बेसिकली यहाँ पे संधि अपवाद है, संधि का है ना। तो यहाँ अपन क्या देखने वाले, सामान्य से जानकारी। सामान्य जानकारी क्या देखेंगे, कुछ अन्य सभ्यताएं देख लेते, इसके अलावा कुछ अन्य सभ्यताएं जो बच जाती है वो सभ्यता देख लेते। तो यहाँ अपन देख लेंगे बेजती सर, बेजती सर। देखो बी से अपने एक आ जाएगा भरपूर में दर वगैरह आ जाएगा, और ब से अपने भरपूर आ जाएगा, जैसे जयपुर में एक तो सांभर आ जाएगा, एक अपने जोधपुर आ जाएगा, और जैसे अपने जालोर में भीलवाड़ा आ जाएगा। टी से टोंक में रेल आ जाएगा, सी से चित्तौड़ नगरी आ जाएगा। आर से राजसमंद में, देखो बी से अपने भीलवाड़ा में बागोर है, और भीलवाड़ा में एक तो बागोर आ जाती है, और एक ओझियाना वगैरह आ जाती है ना। और उसके बाद आर में राजसमंद, गिलुंड और पचमाटा। तो लिखे अपन, देखो यहाँ भीलवाड़ा है, भीलवाड़ा में बागोर, गोरे लोग क्या करते हैं,
गोरे ओझा ओछे होते हैं, ओजियाना 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 भीलवाड़ा। और जैसे अपने जयपुर में एक तो सांभर है ही सही जयपुर में, और एक है जोधपुरा, दोनों ही जिलों के नाम हुए ना, जोधपुरा मान लो जोधपुर। उसके बाद टी से टोंक में रेड, उसके बाद चित्तौड़ में नगरी, नगर तो कोटा में है, नगरी चित्तौड़ में नगरी, नगर कहाँ है, कोटा में, ध्यान रखिए। आज से राजसमंद में पचमाता गिलोड, राजसमंद में पचमाता और गिलोड, ये दो सभ्यता है। राजा की माता को पछताना पड़ा, क्यों, गीले कपड़े पहने तो सर्दी हो, इस वजह से पछताना पड़ा। चीजों को बस याद रखना है। तो देखो भीलवाड़ा में क्या, गोरे और ओछे, गोरे लोग ओछे होते हैं, मुफट होते हैं। बाकी जयपुर में सांभर वगैरह नमक है, जोधपुर है जयपुर में नमक सांभर, जयपुर में जो नमक है वो जोधपुर से मंगाते हैं। कैसे भी याद रखेंगे, टोंक रेड है ना, टोंको मत रेड कपड़े पहनने से। और चित्तौड़ में अपने नगरी आ जाता है, चित्तौड़ बहुत साफ सुथरी नगरी है ना, एक बार आया भी था चित्तौड़ स्वच्छता में प्रथम या द्वितीय स्थान पर। राजसमंद में अपने पचमाता राजा की माता पस्तारी गीले कपड़े पहने थे। चीजों को याद रखना, एक बार में चीजें याद हो जाए तो वेल एंड गुड है, बाकी एक बार देखोगे तो चीजें याद हो ही जाएगी। तो ये था इसका पहला पॉइंट जो मैंने बताया ना, सामान्य जानकर देखेंगे तो ये तो फर्स्ट पॉइंट लिखा। इसके बाद कुछ 2-4 पॉइंट आते हैं, ये भी हमारी सभ्यताएं। इसके बाद कुछ 1-2 जानकारी हो रही अन्य बिंदुओं की, वो है कि कुछ ऐसी सभ्यताएं जैसे तांबे की है, कुछ ऐसी सभ्यताएं जो तांबा प्लस लोहे की है, कुछ ऐसी सभ्यताएं हैं जो कुछ ऐसे स्थान है जहां से हमें पाषाण काल के साक्ष्य देखने को मिल जाते हैं। देखो सिर्फ तांबे की सभ्यताएं कौन कौन सी है, तांबा प्लस लोहे की सभ्यताएं कौन कौन सी है, तांबा प्लस लोहे की सभ्यताएं कौन सी है। इसके बाद पत्थर, पाषाण काल के ऊपर पाषाण उपकरण कहाँ देखने को मिल जाते हैं। तांबे की सभ्यता जो हमने पढ़ा है ना, वही कंटिन्यू है तांबे की सभ्यता सारी। एक तो अपने कालीगंगा आ जाती है, आहड़ आ जाती है, बालाथल को छोड़ के गणेश, जो क्रमशः पड़ी ना 1 से 4 तक, वही बस थर्ड को निकालना है। यानी कि कालीगंगा है प्लस आहड़ है प्लस बालाथल को छोड़ के गणेश्वर, ये तीनों ही सभ्यता तांबे की। इसके अलावा जो दूसरे और चौथे नंबर पे पड़ी ना, वो हमारी तांबा प्लस लोहे वाली सभ्यता। दूसरे पे हमने आहड़ पढ़ा और चौथे पे हमने बालाथल को छोड़ के गणेश्वर पढ़ा। तो आहड़ और गणेश्वर में इन दोनों जो पीछे वाली ना, आहड़ प्लस गणेश्वर, ये तांबा प्लस लोहे की। और पर्टिकुलरली लोहे की देखे ना तो कहाँ है, भीलवाड़ा, बात में भीलवाड़ा, अजमेर और टोंक। भीलवाड़ा का एक स्थान है बाबोर, और अजमेर का एक स्थान है सांभर, और एक अजमेर जयपुर का, लेकिन हमने ट्रिक बन जाएगी बात से। और उस बात तीसरे अपने टोंक का एक स्थान है रेड। ये तीनों पर्टिकुलरली लोहे के लिए। तो क्या बात भीलवाड़ा का बाबोर, अजमेर, टोंक का, ये पर्टिकुलरली लोहे के लिए। बाकी पाषाण काल के ऊपर चंबल नदी के आसपास, चंबल और इसकी सहायक नदियां यहाँ देखने को मिलते हैं। चंबल ले लो, बेड़च ले लो, बनास ले लो, चंबल है, इसी की सहायक नदियां हैं बनास, इसी की सहायक नदी बेड़च, और एक जो इसकी सहायक नदी नहीं वो है गंभीरी। तो ये था इसका अन्य सामान्य बिंदु का। अन्य सामान्य बिंदु में बचे हुए 3 पॉइंट, मैंने कहा था ना 4 पॉइंट। एक तो हमने अन्य सभ्यताएं देखी, तांबा देखा, तांबा प्लस लोहा देखा, गणेश्वर सभ्यता को देखा। तो इस तरीके से हमने इस पूरे चैप्टर को पढ़ लिया। बचा कुचा जो भी था वो हमने अररिया सामान्य जानकारी करके पढ़ लिया। अब क्या करने वाले था, अब थोड़ा सा 5 मिनट जाने से पहले एक बार हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं, हल्का सा चीजों को वापस से दोहरा लेते हैं। जो चीजें हमने इस पूरे सेशन में देखी उनका सिर्फ जो मेन बिंदु है, अगर दूर से देखने की कोशिश करें, बहुत ज्यादा नजदीक नहीं जाएंगे, दूर से देखने की कोशिश करेंगे, ताकि चीजें हमें लास्ट जाते जाते पता रहे, खाका बना रहे कि हमने ये देखा है। अगर आप यहाँ से छोड़ के जाते हो, अगर आप ये वीडियो पूरा कंप्लीट देखते हो तो आपको पता रहे कि इस पूरे वीडियो में हमने क्या देखा है ना। तो फटाफट से देख लेते हैं बेसिकली क्या देखते हैं, मुश्किल से 5 से 7 मिनट लगी। फर्स्ट हमने कालीगंगा के बारे में देखा, आहड़ के बारे में देखा, बालाथल के बारे में देखा, गणेश्वर के बारे में देखा, बेराट के बारे में देखा, अन्य बच्चे कुछ जानकारी देखी। क्या देखा, इन सब में अपन देखते हैं कौन कौन से साक्ष्य पाए जाते हैं। इन सब में अपन कुछ सामान्य जानकारी देखते। अरे हाँ, एक जो आहड़ सभ्यता पढ़ी ना हमने, मैंने कहा कालीगंगा मैंने बताया कि ये नष्ट कैसे हुई है ना, कुछ प्राकृतिक आपदा वगैरह आ गई, बाढ़ वगैरह, मनुष्य कण फैल गया था। और दूसरा जो ये अपनी आहड़ की सभ्यता है 2nd नंबर वाली, ऐसा मानते हैं कि यहाँ पे भी कोई प्राकृतिक आपदा के कारण ये पूरी सभ्यता विनाश इस पूरी सभ्यता का विनाश हो गया है ना। और फिर बताते हैं कि यहाँ के लोग गिलुंड और एक स्थान है, एक तो गिलुंड है और एक और कोई स्थान बताते हैं, देखो बालाथल करके। गिलुंड और बालाथल में भी एक और स्थान गिलुंड तो है पर्टिकुलर, गिलुंड। और क्या ध्यान रखना है आपको, जो आहड़ के लोग हैं ना, उन्होंने गिलुंड
और बालाथल, ये दोनों नगर बसा दिए। बालाथल ये यहाँ से पलायन होके, वहां से पलायन होके यहाँ पे आ जाते, माइग्रेशन के थ्रू वो गिलोन और बालाथल में आकर निवास करने लग जाते, तो उनके द्वारा ये नगर बसे। अब बालाथल थोड़ा सा मेरे को डाउटेबल लगता है, बाकी गिलोन तो 100% श्योर है। बालाथल बालाथल गिलोन और बालाथल या ओजियाना, हाँ चलो बालाथल डन रखो, बालाथल डन रखते हैं, है ना। बालाथल तो गिलोन और बालाथल बीजी, हाँ बीजी ही है ना, बीजी ध्यान रखना, बीजी ही। एक हल्का कमेंट माइंड में बैकग्राउंड में बीजी चल रहा था, बीजी है बालाथल और गिलोन, ये दोनों नगर आहड़ वासियों ने बसाए हैं, आहड़ वासियों ने बसाए, ध्यान रखना। एक हल्का सा पॉइंट हो गया था। अब थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, कहाँ थे पर वापिस आते, कहाँ थे पर हम रिवाइज कर रहे थे कालीबंगा में। मैं बता चुकी थी आपको कि ये जो सारी सभ्यता है कॉमन चीज है, कॉमन फैक्टर है, सब में कौन कौन से साक्ष्य देखेंगे। एक और कॉमन फैक्टर है, इनके बारे में जो सारी सामान्य जानकारी वो कॉमन फैक्टर है, ठीक है। कालीबंगा में क्या करते थे, देखो घरों के बारे में, घर कैसे एकदम बढ़िया ईंटों के बने हुए, नालियां तक है, बाहर चबूतरे वगैरह, वेदियां वगैरह बनी। अब इसके अलावा साक्ष्य, बच्चे हैं, बड़े हैं, बच्चे मम्मी पापा और खेतों से जुड़े हुए साक्ष्य आते थे। माताओं से मतलब पिताजी से जुड़े देखे तो मणिया वगैरह, माता जी से जुड़े कांच कंगाल बर्तन वगैरह, और बच्चों से जुड़े देखे खिलौने वगैरह, खेतों से जुड़े देखे तो कृषि भूमि है, और गाय के मुख के प्याले वगैरह हैं, और तांबे का बेल वगैरह, ये सारी जानकारी है ना, ये साक्ष्य थे बेसिकली। और सामान्य जानकारी अमलानंद घोष और बीबीलाल और थापर, इन्होंने खोज करी। सरस्वती नदी के किनारे खोज करी थी इन्होंने, लेकिन घग्गर नदी के किनारे जो हनुमानगढ़ में जो कालीबंगा है वो सबसे महत्वपूर्ण, जो 12 दर्जन इन्होंने साइट्स खोजी, पुरातात्विक साइट्स खोजी, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट कालीबंगा ही, जो कि हनुमानगढ़ के घग्गर नदी के किनारे था। ये बेसिक सी जानकारी थी कालीबंगा। नेक्स्ट हमने पढ़ा आहड़ के बारे में। आहड़ के बारे में क्या देखते हैं, सेम यही देखते हैं अपन कि कौन कौन से साक्ष्य मिले, यही देखते हैं अपन ये क्या है इसकी सामान्य जानकारी। क्या देखते हैं साक्ष्य, इसको इनके साक्ष्य को 3 पार्ट्स में पढ़ते हैं। फर्स्ट इनके घरों के बारे में, घर कैसे थे, कच्चे थे, ऊपर केलू थे, छोटे छोटे से ओरियां बना दी थी, बांस बीच में खड़े कर दिए थे, लिपा पोती करके छोटे छोटे ओरियां बना दी थी, 4-5 चूल्हे रखे हुए थे, चावल वगैरह बनाते थे, उच्च कोटि के सामूहिक घर, सामूहिक परिवार रहता था यहाँ पे, और संयुक्त परिवार रहता था, सामूहिक भोजन की व्यवस्था थी। ये जानकारी तो बेसिक इनके घरों के बारे में। दूसरी व्यवसायिकता के बारे में, थोड़ी सी व्यवसायिक जिंदगी के बारे में, और देन अदर व्यवसायिक बताते भट्टियां वगैरह मिलती बड़ी बड़ी, शायद वहां पे तांबा पिलाते होंगे, और देन लाल कलर के बुरे कलर बहुत वेल एंड गुड बर्तन मिलते थे, बहुत हाथ की सफाई थी। और सेकंड देख लेते हैं अन्य महत्वपूर्ण, जैसे कि कुछ कलश है, कटोरी है, दीपक है, चूड़ियां हैं, और खिलौने हैं, मणिया मुद्रा मोहरे हैं, ये सारी चीजें मिल जाती है। ये थी इसके साक्ष्य जुड़ी जानकारी। अदर जानकारी इसके अन्य, इससे जुड़ी अन्य जानकारी, अदर जानकारी। अन्य जानकारी क्या है, इसके नाम तो धूलकोट कहते हैं इसको, और ताम्रनगरी कहते हैं इसको, घाटपुर कहते हैं 10वीं 11वीं शताब्दी में। कहाँ है ये, बेसिकली उदयपुर के पूर्व में जो आयरन नदी बहती है उसके किनारे से। तो ये जानकारी मिली आहड़ के बारे में। फटाफट से थोड़ा और देख लेते हैं। अगली जानकारी हम लेते हैं कुछ गणेश बालाथल के बारे में। देखो बालाथल में देखते हैं वही सारे साक्ष्य, वही सारी सामान्य जानकारी। साक्ष्य क्या है इसमें, साक्ष्य भी 3 है इसमें भी 3 भागों में डिवाइड करें। कुछ इनके घरों से जुड़े हुए, कुछ इनके महिलाओं से जुड़े हुए, कुछ पुरुषों से जुड़े हुए। इस तरीके से घरों से जुड़े हुए कुछ 11 कमरे वाले घर मिलते हैं, और दुर्गों के साक्ष्य मिल जाते हैं। पुरुषों से जुड़े हुए पुरुषों की व्यवसायिकता से, उपकरण है, भट्टियां हैं, और हाथ से बुने हुए कपड़े वगैरह। महिला से जुड़ा आभूषण वगैरह, हाथ वगैरह, कान के लटकन वगैरह, इस तरीके से, है ना। देन अपन देख लेते हैं कुछ अदर जानकारी। अदर जानकारी क्या है, बस यही बताइए कहाँ बालाथल नगर में है, और आहड़ से कनेक्टेड है। यहाँ पे मिश्रित तरीके की खेती होती थी, खेती भी करते हैं, पशुपालन भी करते हैं, शिकार भी करते हैं। ये थी बालाथल के बारे में जानकारी। अगला गिरोल के बारे में, गणेश्वर के बारे में क्या देखते हैं, वही सारे साक्ष्य। यहाँ साक्ष्य दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, कालीबंगा 2 पार्ट्स में था, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है साक्ष्य, और बाकी बचे कुछ देते हैं। महिला पुरुषों बटे हुए, पुरुषों क्या देते हैं, बाण है, और बाण, छेनी, और मछली के कांटे वगैरह, और उस तरह की फलक वगैरह। और महिला से जुड़े बर्तन वगैरह। और कहा ना यहाँ तांबे के, ये सारे तांबे के उपकरण है, तांबे के उपकरण यहाँ ईशा तक भिजवाए जाते हैं। यहाँ के जो तांबे के उपकरण थे बहुत अच्छी किस्म के होंगे सब से। बाकी महिला के बारे में बर्तन देखो, लाल कलर के हल्के भी, लाल कलर के भारी बर्तन को उदाहरण भी 1-2 दिए मैंने। जो हल्के बर्तन थे वो सिंधु सभ्यता से भी पुराने ये थे, जो लाल कलर के हल्के वाले नदी वाले। बाकी यही सामान्य जानकारी। क्या इसको ताम्रनगरी कहते हैं, ताम्र संचय संस्कृति कहते हैं। क्यों कहते हैं, पीछे का रीजन बता रखा है, शायद खेजड़ी के पास है, शायद गंगाघाटी के पास, ये जानकारी। देन लास्ट जो हमने अभी पढ़ा है वो विराट के बारे में। इसमें भी 3 साक्ष्य बताए, वही अपने घरों के बारे में, वही कोई अदर जानकारी, जैसे ये मौर्यों के बारे में, वही अदर साक्ष्य। घरों के बारे में क्या बताते हैं, एक कमरा मिला जिसमें बहुत सारे मुद्राएं 36, और ये 8 और 28 में डिवाइड। देन थोड़ा सा बता देते हैं घर के बारे में बता दिया। मौर्यों के बारे में देखो, मौर्य भाबरू है, विराट, ये दोनों अभिलेख मिलते हैं यहाँ पे, और विराट एक बौद्ध मठ में मिल जाता है। देन बाकी अदर जानकारी, जैसे कि मटका मतलब कि कलश वगैरह है, दीपक वगैरह है, और नाचते हुए पक्षी वगैरह है, कीले हैं, संदूक है, और कुछ बुना हुआ कपड़ा है, ये सारी जानकारी। और सामान्य जानकारी क्या है, यही अपने इतिहास से जुड़ी। इसमें बीज के भी में जो पहाड़ियां है ना, ये पुरातत्व की दृष्टि बहुत फेमस साइट्स है।
और विराट महाभारत काल के बारे में विराट नगर की राजधानी थी और पांडव यहाँ पे आए थे, मौर्य सभ्यता का भ्रमण किया था। इसके बाद बची कुछ जानकारी, ये 5 सभ्यता दोहरा ली, इसके बाद बची कुछ जानकारी। क्या थी बची कुछ जानकारी? हल्की हल्की जानकारी। इसके बाद कौन सी सभ्यता बच गई? कुछ भीलवाड़ा की बच गई, भीलवाड़ा की और जैन है, और एक और भरतपुर की दरगाह है, और जयपुर की बच गई, और जालोर की भी है। जालोर की क्या है? जालोर की एक सभ्यता आ जाती है अपने, जालोर की देखो देखो जालोर की एक तिलवाड़ा तो बाढ़ में की है, जालोर की भीनमाल, और जैसे अपने जयपुर भी, जयपुर की तो पता है अपने को, जोधपुर है सामने। जालोर की नहीं बताया मैंने, जालोर जैसे, जालोर की अपने क्या बताया मैंने अभी जस्ट, भीनमाल, जालोर की भीनमाल। यहाँ पे भी विदेशी सुराही और रोमन इंफेरा मिलता है, पता चलता है कि यहाँ पे विदेशी व्यापार होता था, पहले पढ़ा है। देन टोक में रेट वगैरह आ जाता है, और क्या बेइज्जती किसे कर दी? सर ने कर दी ना, सिया और चित्तौड़ में नगरी वगैरह, टोंक में अपने रेट वगैरह, ये सारी अलग जानकारी। तांबा कहाँ से मिलता है? कालीगंगा में मिलता है, आठ में मिलता है, गणेश्वर में मिलता है, और आहड़ और गणेश्वर में तो लोहा भी मिलता है, और पर्टिकुलरली लोहा नहीं तो बाद में मिल जाता है। भरतपुर के मतलब भिलवाड़ा के बाबुर में मिल जाता है, अजमेर के सामने मिल जाता है, और टीटों के रेट में मिल जाता है, यहाँ लोहा मिलता है। देन ऐसे स्थान बताओ जहाँ पर हमें बेसिकली ये मिलता है, पत्थर मिल जाता है, पत्थर के ऊपर मिलता है। चंबल नदी के आसपास चंबल है, बीड़ाचे बनास है, और एक नदी से हटके गंभीर नदी। तो ये था हमारा आज का पूरा सेशन, जिसमें हमने 5 सभ्यताओं को डिटेल से पढ़ा, इसके साथ बची कुछ जानकर जो अदर फैक्टर में देखी थी उसको भी हमने पूरा रिवाइज करा है, जाते जाते सारे फैक्ट को अच्छे से रिवाइज करा है। तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे इसी किसी अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।